कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स में पहला प्लांट हमने स्टडी किया था गोल्डन राइस, एंड गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, आयरन, 6 जीन्स इनकॉर्पोरेटेड हैं जिसमें बीटा कैरोटीन सिंथेसिस का जीन है, आयरन एब्जॉर्प्शन की जीन्स है एंड आयरन स्टोरेज का जीन है। ठीक है, सेकेंड ट्रांसजेनिक प्लांट पे आते हैं एंड दीज प्लांट्स आर बीटी प्लांट्स। सो हेडिंग लिखो, अगला लिखो, बीटी प्लांट्स, these are insect resistant, insect resistant, insect resistant plants। Cry gene is incorporated, cry gene is incorporated in these plants। So कौन सी जीन incorporated है यहाँ पे? cry gene is incorporated in these plants, cry gene is taken from, cry gene is taken from bacteria bacillus taken from bacteria Bacillus thuringiensis। सो बीटी प्लांट्स जो हैं दे आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। यहाँ पर क्राई जीन इनकॉर्पोरेटेड है एंड दिस क्राई जीन इज टेकन फ्रॉम बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis। एंड बैसिलस thuringiensis को ही क्या बोला जाता है? बीटी। तो बीटी का मतलब क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। ठीक है, अब सारे एक बार ना ध्यान दो। ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, ये सॉइल बैक्टीरियम है, ग्राम पॉजिटिव है एंड एरोबिक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के काफ़ी सारी स्ट्रेन्स हैं, टाइप्स हैं, और इनमें से कुछ स्ट्रेन्स में, कुछ टाइप्स में क्राई जीन प्रेजेंट होता है। तो बैसिलस thuringiensis की सारी स्ट्रेन्स में क्राई जीन प्रेजेंट नहीं है। सम स्ट्रेन्स आर विद क्राई जीन एंड अलग अलग स्ट्रेन में अलग अलग क्राई जीन है। और फॉर एग्जांपल क्राई 1, किसी में क्राई 2 है, कहीं पे क्राई 1AB है, कहीं पे क्राई 1AC है। सो अलग अलग स्ट्रेन्स में अलग अलग टाइप ऑफ क्राई जीन है। ये क्राई जीन बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन को फॉर्म करता है और ये प्रोटीन कुछ इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है एंड ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है प्रोटीन, और इसीलिए इसको क्रिस्टल प्रोटीन बोला जाता है। एंड क्रिस्टल प्रोटीन को बनाने वाला जीन क्राई जीन है। एंड सो दिस क्रिस्टल प्रोटीन it is with bio-insecticidal property। ये इंसेक्ट्स को किल करता है, तो ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी के साथ है। तो कौन कौन से इंसेक्ट्स को ये क्रिस्टल प्रोटीन जो है वो किल करता है? तो अलग अलग तरह के क्राई जीन्स हैं, उनका प्रोटीन अलग अलग है, और अलग अलग जो क्रिस्टल प्रोटीन है वो अलग अलग तरह के इंसेक्ट को किल करता है। तो लैपिडोटेरन्स हैं, कॉलियोटेरन्स हैं, डिप्टेरन्स वगैरह के जो मेंबर्स हैं, मतलब बटरफ्लाइज हैं, मॉथ है, बीटल्स हैं, मॉस्कीटोज हैं, फ्लाइज हैं, तो इनको जो है ये क्रिस्टल प्रोटीन्स जो हैं वो किल करते हैं।
बैक्टीरिया के अंदर जिस समय स्पोरुलेशन का टाइम होता है, जिस समय स्पोर फॉर्मेशन का टाइम होता है, उस समय ये प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर फॉर्म होता है। और बैक्टीरिया में ये प्रोटीन जब बनता है तो ये प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। मतलब ये काफ़ी एक बड़ा प्रोटीन होता है, लार्ज एग्रीगेट होता है प्रोटीन का। और बैक्टीरिया के अंदर इस प्रोटीन का क्लीवेज नहीं हो पाता, इसका सॉल्यूबलाइजेशन नहीं हो पाता। और जब तक इसका सॉल्यूबलाइजेशन नहीं होता या जब तक इसका क्लीवेज नहीं होता तो इस प्रोटॉक्सिन में से एक्टिव टॉक्सिन जो है वो रिलीज नहीं हो पाता। इसीलिए बैक्टीरिया को ये प्रोटीन जो है वो हार्म नहीं करता, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जब यही टॉक्सिन इंसेक्ट्स की मिडगट में एंटर होता है तो इंसेक्ट्स की जो मिडगट है उसका पीएच काफ़ी हाई होता है। एंड हाई पीएच की वजह से मिडगट में जाके ये जो प्रोटॉक्सिन है, जैसे मान लो कि ये इंसेक्ट का मिडगट आ गया और ये एपिथेलियल लाइनिंग है, मिडगट का एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ मिडगट। और इस एपिथेलियल लाइनिंग पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर रिसेप्टर्स। जो एपिथेलियल लाइनिंग है वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये सारे रिसेप्टर्स हैं, दीज आर रिसेप्टर्स। अब जिस समय यहाँ पर जो है वो प्रोटॉक्सिन एंटर होता है, मान लो ये प्रोटॉक्सिन है, प्रोटीन का एक लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज एग्रीगेट है, और इसके अंदर ये एक्टिव टॉक्सिन का पार्ट है। अब इसका क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज होने पर प्रोटीएज एंजाइम इसको क्लीव करते हैं, इसका जो एक्टिव टॉक्सिन वाला पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है। मतलब क्लीवेज हुआ, जो टॉक्सिन है एक्टिव टॉक्सिन वो सेपरेट हो जाता है। अब ये जो एक्टिव टॉक्सिन है ये रिसेप्टर पर जाके जुड़ जाता है, कुछ रिसेप्टर्स पर ये एक्टिव टॉक्सिन जाके जुड़ जाता है। और जब ये एक्टिव टॉक्सिन रिसेप्टर पे जाके जुड़ता है तो इट अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंज, इसका कन्फर्मेशनल चेंज होता है। और उसके बाद जो है ये जो एक्टिव टॉक्सिन है ये सेपरेट हो जाते हैं। मान लो ये इनका शेप चेंज हो गया, अब ये एक जो है वो एक्टिव टॉक्सिन है, इसका शेप मानो ऐसा हो गया, और ये दूसरा वाला एक्टिव टॉक्सिन है, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिव टॉक्सिन जो है वो ग्रुप बना लेते हैं। मतलब जैसे मान लो ये एक एक्टिव टॉक्सिन है और ये दूसरा एक्टिव टॉक्सिन है, तो ये दो एक्टिव टॉक्सिन हो गए। ऐसे एक ये एक्टिव टॉक्सिन आ गया, एक इधर एक्टिव टॉक्सिन आ गया, तो ये एक्टिव टॉक्सिन का एक ग्रुप बन गया। अब ये जो एक्टिव टॉक्सिन का ग्रुप बन गया, ये जो पॉलीमर बन गया, अब ये पॉलीमर जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग की जो मेम्ब्रेन है ना उसमें पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये इस मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाता है। मान लो कि ये एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल है, और ये जो बना है ये इसमें पेनिट्रेट होगा जाके, ये इसमें इस तरह से पेनिट्रेट होगा। और जब ये मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट हो जाता है तो ये अंदर से तो हॉलो है ना, अंदर से तो खाली है ये, तो ये एक तरह से पोर बन जाता है मेम्ब्रेन में। तो ये जो एक्टिव टॉक्सिन है ये मेम्ब्रेन में ऐसे पोर्स बना देते हैं, और इन पोर के थ्रू जो है वो सेल्स के अंदर कैटाइन एंटर करते हैं। तो सेल्स का ऑस्मोटिक जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है सेल्स के अंदर, एंड सेल्स में जो है वो वाटर एंटर होने की वजह से सेल्स की स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, और ये सेल जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं यहाँ पे, और जिसकी वजह से जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो डैमेज हो जाता है। और इंसेक्ट जो है उसकी वो एक तरह से उसका जो ईटिंग पार्ट है वो स्टॉप हो जाता है, और स्टारवेशन की वजह से इंसेक्ट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। एक बार हम दोबारा से ले लेते हैं इस वाले पार्ट को। हमने ये स्टडी किया कि बैक्टीरिया में
जब स्पोरुलेशन का टाइम होता है, जब स्पोर फॉर्मेशन का टाइम होता है, तो वहाँ पे जो है वो क्रिस्टल प्रोटीन बनता है। लेकिन ये प्रोटीन जो है वो एक बड़ा प्रोटीन है और ये इनएक्टिव होता है, प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। और जब तक ये क्लीव नहीं होगा, जब तक इसमें से एक्टिव टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। और इसको जो है वो एक्टिव टॉक्सिन बनने के लिए जो है वो हाई पीएच का रिक्वायरमेंट रहता है। तो इसीलिए बैक्टीरिया में ये जो लार्ज प्रोटीन बनता है, इसका क्लीवेज कभी नहीं होता और ये बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये इंसेक्ट की मिडगट में एंटर होता है, इंसेक्ट की मिडगट का पीएच काफ़ी हाई होता है, वहाँ पे जाके प्रोटीएज एंजाइम इसको क्लीव करता है, एक्टिव टॉक्सिन इसमें से रिलीज हो जाता है। ये एक्टिव टॉक्सिन जो एपिथेलियल लाइनिंग के रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके जुड़ जाता है और जब ये जुड़ता है तो देन एक्टिव टॉक्सिन अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंज और फिर ये जो चेंज्ड एक्टिव टॉक्सिन है ये ग्रुप बना लेते हैं और ये जो ग्रुप है ये मेम्ब्रेन में, एपिथेलियल लाइनिंग की मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट हो जाते हैं और ये पोर बन जाता है। सो एक्टिव टॉक्सिन पोर बना देता है, एपिथेलियल लाइनिंग के सेल्स में पोर बना देता है मेम्ब्रेन में, और कैटाइन का मूवमेंट होता है सेल के अंदर और जो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, सेल्स के अंदर वाटर एंटर होता है और सेल्स जो हैं वो बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो पूरी एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है। इंसेक्ट स्टॉप्स फीडिंग, स्टॉप्स ईटिंग एंड अल्टीमेटली स्टार्व्स टू डेथ। सो जो हमने ये स्टडी किया कि क्या रीज़न है कि बैक्टीरिया में ये हार्मफुल नहीं होता, लेकिन वो इंसेक्ट के मिडगट, इंसेक्ट के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। सो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको जो है वो बीटी बनाया गया, तो उनमें से कॉटन है, देन मेज प्लांट है, राइस का प्लांट है, टोमेटो है, टोबैको है, ब्रिंजल है। ये वो प्लांट्स हैं जिनको जो है वो बीटी बनाया गया या जिनको इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया गया है। सो हमने ये स्टडी किया कि ये वाला बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है और एरोबिक होता है बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरिया की अलग अलग स्ट्रेन्स हैं एंड कुछ स्ट्रेन्स में क्राइजीन प्रेजेंट है, अलग अलग में अलग अलग क्राइजीन प्रेजेंट है और ये क्राइजीन जिस प्रोटीन को फॉर्म करते हैं वो इंसेक्ट को किल करती हैं। सो दे आर विद द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। एंड कौन कौन से इंसेक्ट्स को वो किल कर सकते हैं, मेंबर्स ऑफ लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन, डिप्टेरन। फिर हमने स्टडी किया कि बैक्टीरिया में जो है इसका फेट क्या है और इंसेक्ट के मिडगट में जो है वो इसका क्या फेट है। ठीक है, पहले हम इतना पार्ट जो है इसको नोट करते हैं, फिर अगले वाले पार्ट पर आएंगे। ठीक है, सो इसमें लिखो आप, दिस बैक्टीरिया this bacteria is soil bacteria comma gram positive and aerobic, underline gram positive and aerobic अगली लाइन में देखो, there are many strains of this bacteria. There are many strains of this bacteria. Many strains of this bacteria. Next line में, some strains carry cryogene. Some strains carry cryogene. Next point, different strains are with different cryogene. Different strains are with different cryogene. Next line में लिखो, cryogene produce protein. Cryogene produce protein ब्रैकेट में क्रिस्टल प्रोटीन
crystal protein which is toxic to some insects, which is toxic to some insects. ब्रैकेट में बायो इंसेक्टिसाइड, ब्रैकेट में आ जाएगा बायो इंसेक्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड. नेक्स्ट लाइन. दिस प्रोटीन can kill following insects. This protein can kill following insects, can kill following insects. Next line में number one Lepidopterans, number one Lepidopterans include tobacco budworm, armyworm, butterflies, and moth. Number two, Coleopterans includes beetles, dipterans includes flies, and mosquito include flies, mosquito, beetles, tobacco budworm, armyworm, butterflies, moth. So this protein can kill Lepidopteran, Coleopteran, dipteran. Lepidopteran में क्या क्या आएगा? Tobacco budworm, armyworm, butterfly and moth. Coleopteran में beetles हैं, and dipteran flies and mosquito. Dipterans, flies and mosquito. आगे दो लाइन छोड़ो, दो लाइन छोड़ने के बाद लिखो. This protein is formed in bacteria. This protein is formed in bacteria during sporulation. During sporulation. पूरी लाइन को अंडरलाइन करो. It is produced during sporulation. During sporulation. Next point. In bacteria, this protein is produced. This protein is produced in form of inactive protoxin. Inactive protoxin, circle करो. Inactive protoxin. Inactive protoxin. Bracket में large aggregate of protein. Large aggregate of protein. Large aggregate of protein. Large aggregate of protein. आगे दो लाइन छोड़ के लिखो. When this protein enters in, when this protein enters in midgut of insects, enters in midgut of insect, underline midgut of insect, then this protein undergoes cleavage. Then this protein undergoes cleavage by proteases,
by proteases due to very high pH. Due to very high pH, underline very high pH. Active toxin is released. Active toxin is released from protoxin. From protoxin. This active toxin bind to epithelial lining, of midgut, epithelial lining of midgut. Active toxin creates pores. Active toxin creates pores in epithelial lining. Creates pores, underline, creates pores in epithelial lining. Epithelial lining. Cations enters in cells of epithelial lining, leads to osmotic imbalance, Cells undergoes swelling, and lysis. Underline करो, swelling and lysis. This damage epithelial lining. Of midgut. This damage epithelial lining of midgut. Insect stops eating and starves to death. Insect stops eating and starves to death. Underline, insect stops eating and starves to death. ठीक है, अब आप 2 लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ बीटी प्लांट्स. हेडिंग लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ बीटी प्लांट्स. एग्जाम्पल्स ऑफ बीटी प्लांट्स. सो ये आ जाएगा बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी ब्रिंजल, और भी बहुत सारे, आप इतने याद रखोगे. बीटी कॉटन, मेज, राइस, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल. देखो टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल तीनों सोलिनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो सोलिनेसी करके आप याद रख सकते हो. सो सोलिनेसी में टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल. बाकी मेज एंड राइस सीरियल्स आगे दोनों, सो 2 सीरियल्स हैं. मेज एंड राइस ये 2 सीरियल्स हो गए. टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, दे आर मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलिनेसी. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बीटी प्लांट्स. इनके अंदर कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है? बैक्टीरिया का क्राई जीन इज इनकॉर्पोरेटेड. सो कॉटन, मेज, राइस, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल.
2 लाइन छोड़ो। सो पहला लिखो यहाँ पे नंबर 1 बीटी कॉटन, सर्कल करो बीटी कॉटन। इट इज रेजिस्टेंट टू बॉल वॉर्म लार्वी। It is resistant to bollworm larvae, and here Cry1AC and Cry2AB genes are incorporated. So पहला एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू बॉलवॉर्म लार्वी, एंड यहाँ पर Cry1AC and Cry2AB genes are incorporated. Cry1AC, Cry2AB are incorporated. So BT cotton resistant to कौन सा इंसेक्ट है? बॉल वॉर्म। सो दे आर रेजिस्टेंट टू बॉल वॉर्म लार्वी। कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है? Cry1AC, Cry2AB। आगे एक लाइन छोड़ के लिखो बीटी कॉटन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। BT cotton was introduced in India in 2002. BT cotton was introduced in India in 2002. लाइन को अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन में लिखो BT cotton was developed by American company. It was developed by American company Monsanto. BT cotton developed by American company Monsanto. सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला आ जाएगा बीटी मेज। सेकेंड एग्जाम्पल BT maize resistant to corn borer. BT maize is resistant to corn borer insect, and here Cry1AB gene is incorporated. Here Cry1AB gene is incorporated. Resistant to corn borer. ओके, सो बीटी प्लांट के नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। अगर हमें प्लांट्स को इंसेक्ट अटैक से प्रोटेक्ट करना है तो बड़े सारे वेज हैं। उनमें से एक वे है कि हम प्लांट को बीटी बना लें, या फिर हम प्लांट के ऊपर बीटी टॉक्सिन को स्प्रे करें। तो अगर हमें प्लांट को बीटी बनाना है तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हम जो है, मान लो कि कॉटन प्लांट को हमें बीटी बनाना है, तो हम कॉटन प्लांट का सिंगल सेल कल्चर मीडियम में लेंगे और इस सिंगल सेल के अंदर हम Cry1AC एंड Cry2AB जीन इनकॉर्पोरेट करेंगे और इस मॉडिफाइड सिंगल सेल से हम कंप्लीट प्लांट जो है वो टिश्यू कल्चर में डेवलप कराएंगे। जब भी प्लांट बीटी प्लांट होता है तो इसके अंदर क्राई जीन इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये क्रिस्टल प्रोटीन को फॉर्म करता है, इसके अंदर क्रिस्टल प्रोटीन बनता है। और जब या फिर इंसेक्ट का लार्वा
जब प्लांट के पार्ट को ईट करता है, लीव्स वगैरह को ईट करता है, तो क्रिस्टल प्रोटीन जो है वो लार्वा या इंसेक्ट के अंदर एंटर होता है और उनको किल करता है। सेकेंड है कि हम कमर्शियली आजकल जो है वो बीटी टॉक्सिन पाउडर बना लिया जाता है और इसको जो है वो प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। तो ये जो बीटी टॉक्सिन है जो कमर्शियली यूज़ होता है, बीटी टॉक्सिन में जो है ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक तो यहाँ पे एक्टिव टॉक्सिन होता है और यहाँ पे ड्राइड स्पोर्स हैं बैक्टीरिया के, ड्राइड स्पोर्स होते हैं, उनके अंदर भी जो है वो क्रिस्टल प्रोटीन होता है। सो इट इज़ मिक्सचर ऑफ एक्टिव टॉक्सिन एंड ड्राई स्पोर्स, वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। उसको वाटर में जो है वो डिज़ोल्व कर लिया जाता है और फिर जो सॉल्यूशन बनता है इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट या लार्वी इन प्लांट के पार्ट्स को ईट करता है या लीव्स वगैरह को ईट करता है, तो इंसेक्ट उनके अंदर जाके उनको किल करता है। तो हम जैसे बड़ा कॉमन है कि जो कैटरपिलर्स हैं बटरफ्लाइज के एंड मॉथ के जो कैटरपिलर्स होते हैं, ये ज़्यादातर जो फ्रूट ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स को बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और इवन जो ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो ज़्यादातर बीटी टॉक्सिन जो है वो इन प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है। वैसे बीटी टॉक्सिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लेपिडोप्टेरन के मेंबर्स के अगेंस्ट, बटरफ्लाइज के अगेंस्ट, मॉथ के अगेंस्ट, देन आर्मी वॉर्म वगैरह के अगेंस्ट, क्योंकि ये ऐसे इंसेक्ट हैं जिनका मिड गट का पीएच काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, मतलब ज़्यादातर 9 से भी ज़्यादा होता है। तो उनके लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मतलब अगर हमें प्लांट्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है तो एक वे है कि हम प्लांट को बीटी बना लें। सेकेंड वे है कि हम प्लांट के ऊपर बीटी टॉक्सिन स्प्रे करें। तो बीटी टॉक्सिन बनाया जाता है पाउडर और इसमें एक्टिव टॉक्सिन होता है बैक्टीरिया का और इसमें बैक्टीरिया के ड्राइड स्पोर्स होते हैं, वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। पानी में इसको डिज़ोल्व कर लिया जाता है, सॉल्यूशन स्प्रे कर दिया जाता है प्लांट के ऊपर। तो आजकल ज़्यादातर जो है वो बीटी टॉक्सिन यूज़ किया जा रहा है, मतलब किसके अगेंस्ट, ये जो बटरफ्लाइज हैं या जो मॉथ हैं उनके लार्वी कैटरपिलर्स को किल करने के लिए, जो ज़्यादातर फ्रूट ट्रीज़ को अटैक करते हैं या ब्रेसिकास वगैरह को अटैक करते हैं। और वैसे भी बीटी टॉक्सिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बटरफ्लाइज के ऊपर, मॉथ वगैरह के ऊपर, लेपिडोप्टेरन के मेंबर्स पर, क्योंकि इनका मिड गट का पीएच जो है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को जो है वो लिख लो। पहले आप ना हेडिंग लिखो, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट अटैक, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम insect attack. Protection of plants from insect attack. Protection of plants from insect attack. इसमें लिखो, following methods can be used. Following methods can be used. Next line में number 1, formation of BT plants. Formation of BT plants. Number 2, spray of BT toxin. Spray of BT toxin on plants. One way is formation of BT plants. Second way is spray of BT toxin on plants. आप इसमें पहला हेडिंग लिखो, formation of BT plants.
हेडिंग आएगा फॉर्मेशन ऑफ बीटी प्लांट्स। पहला हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ बीटी प्लांट्स, हेडिंग को अंडरलाइन करो, ठीक है, और इसमें लिखो सिंगल प्लांट सेल इज टेकन इन कल्चर मीडियम। सिंगल plant cell is taken in culture medium, is taken in culture medium. Cry gene is incorporated. Cry gene is incorporated in DNA of cell. Cry gene is incorporated in DNA of cell. This modified cell is allowed, this modified cell is allowed to develop, into complete plant by totipotency, into complete plant by totipotency in tissue culture, by totipotency in tissue culture. अगली लाइन में लिखो incorporated cry gene produce, incorporated cry gene produce toxic protein in plant, produce toxic protein in plant, when insects and larvae, when insects and their larvae, when insects and their larvae attack plant part, attacks plant parts and eat plant parts, and eat plant parts, then toxin enters in their body, toxin enters in their body and kill them, toxin enters in their body and kill them, and kill them. अब आप दो लाइन छोड़ो, सेकेंड वाला पार्ट लिखो। अगला हेडिंग लिखो स्प्रे ऑफ बीटी टॉक्सिन ऑन प्लांट्स। सेकेंड हेडिंग स्प्रे ऑफ बीटी टॉक्सिन ऑन प्लांट्स। अंडरलाइन कर लेना हेडिंग को, स्प्रे ऑफ बीटी टॉक्सिन ऑन प्लांट्स। इसमें लिखो बीटी टॉक्सिन is commercially used, BT toxin is commercially used. Next line में BT toxin is mixture of, it is mixture of active toxin and dried spores. It is mixture of active toxin and dried spores. Circle करो mixture of active toxin and dried spores. And dried spores. Next point. BT toxin is in form of white powder. BT toxin is in form of white powder, underline white powder, which is dissolved in water, which is dissolved in water, and then this solution is sprayed over plant, and then this solution
and then this solution is sprayed over plant. Sprayed over plant. Active toxin kill insects and their larvae. Active toxin kill insects and their larvae. 2 लाइन्स छोड़ो, उसके बाद लिखो BT toxin is used to kill. BT toxin is used to kill caterpillars. Used to kill caterpillars of butterflies and moth. Used to kill caterpillars of butterflies and moth on fruit trees. On fruit trees and brassicas. Brassicaceae से brassicas and brassicas. आप पूरी लाइन को सर्कल करो. BT toxin is used to kill caterpillars of butterflies and moth over fruit trees and brassicas. पूरी लाइन को सर्कल करना आपको. 2 लाइन छोड़ के लिखो. BT toxin is very effective against. BT toxin is very effective on members of Lepidopterans. BT toxin is very effective on members of Lepidopterans. Members of Lepidopterans, ब्रैकेट में butterflies, moth, etc. Butterflies, moth, etc. Very effective on members of Lepidopterans because pH of their midgut, because pH of their midgut is usually more than 9. Is usually more than 9. ओके, सो यहाँ पे जो है वो सेकेंड ट्रांसजेनिक प्लांट ओवर है जहाँ पे हमने BT प्लांट्स को स्टडी किया. अब हम थर्ड कैटेगरी पर आते हैं. सो थर्ड लिखो, नंबर 3 हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स. हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स. Herbicide resistant plants, example tobacco, tomato, maize and soya bean. ये 4 प्लांट्स हैं जिनके अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन इनकॉर्पोरेटेड है. So herbicide resistant plants include tobacco, tomato, maize and soybean. कौन सा जीन इनकॉर्पोरेटेड है यहाँ पे? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन इनकॉर्पोरेटेड है. क्या एग्जाम्पल है? टोबैको, टोमेटो, मेज एंड सोयाबीन. ठीक है, अब एक बार सारे ध्यान दो. अगर हमें अनवांटेड प्लांट्स को या वीड्स को किल करना है फील्ड में, तो ज़्यादातर हम जो केमिकल वीडीसाइड होते हैं या केमिकल हर्बिसाइड होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं. ये जो केमिकल है ये अनवांटेड प्लांट्स को किल करता है, लेकिन ये केमिकल डिज़ायरेबल क्रॉप जो फील्ड में ग्रो हो रहा है उस डिज़ायरेबल क्रॉप भी उसको एब्जॉर्ब करता है एंड डिज़ायरेबल क्रॉप में ये इकोमुलेट होता है और उसी डिज़ायरेबल क्रॉप से ये फूड चेन का पार्ट बन जाता है. एनिमल्स में एंटर होगा, ह्यूमन में एंटर होगा,
और उनको जो है वो उनके लिए वो हार्मफुल है। तो जब हम प्लांट को हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाते हैं तो जो हर्बिसाइड केमिकल है ये इन प्लांट्स के अंदर इकुमुलेट नहीं होता। तो जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं दे आर विदाउट केमिकल, तो इसीलिए वो मैन या एनिमल्स के लिए क्या है वो सेफ है। मान लो हमने फील्ड में हमने वीट प्लांट को ग्रो किया है और उस वीट प्लांट के साथ सम अनवांटेड प्लांट जो है वो भी ग्रो हो चुका है। हम मैन्युअली उस अनवांटेड प्लांट को इतने बड़े फील्ड में से रिमूव नहीं कर सकते, तो हम कुछ केमिकल स्प्रे करते हैं और ये केमिकल अनवांटेड प्लांट को जो है वो किल करता है। लेकिन ये केमिकल सॉइल में एंटर हो जाता है एंड जो वीट प्लांट आपने कल्टीवेट किया हुआ है, वीट प्लांट भी उस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वो केमिकल वीट प्लांट के अंदर इकुमुलेट हो रहा है और यही वीट प्लांट जब मैन कंज्यूम करता है तो वो केमिकल मैन के अंदर एंटर हो जाता है। तो अगर हम अपने क्रॉप्स को हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना लें, अगर हम वीट प्लांट में हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन डाल दें, तो जो केमिकल आप अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए यूज कर रहे हो वो केमिकल इस वीट प्लांट में इकुमुलेट होगा ही नहीं और जो प्लांट होगा वो क्या रहेगा, मैन के लिए जो है वो सेफ रहेगा। सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट जो कमर्शियली यूज किया गया था दैट वाज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट टोबैको। कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट सबसे पहले कमर्शियली यूज किया गया? दैट प्लांट वाज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट टोबैको। एंड इस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट टोबैको ये जो प्लांट है इट इज रेजिस्टेंट टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीडीसाइड ग्लाइफोसेट। और ये जो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जीन था इट वाज टेकन फ्रॉम बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग केमिकल्स, जो भी केमिकल हम फील्ड में यूज करते हैं तो वो केमिकल रेजिस्टेंट जीन को प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्लांट को लिखो, इस वाले पार्ट को लिखो। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स में केमिकल herbicides are used in field. Chemical herbicides are used in field to kill unwanted plants. To kill unwanted plants. To kill unwanted plants. But this chemical herbicide is absorbed by desirable crop, also, and this chemical accumulate in crop, and this chemical accumulates in crop from where it enters in man and animals. From where it enters in man and animals. As harmful chemical. एक लाइन छोड़ के लिखो। When we cultivate herbicide resistant plants, then we can use chemical herbicide. To kill unwanted plants in field.
to kill unwanted plants in field. Unwanted plants in field because this chemical does not accumulate in herbicide resistant crop. This chemical does not accumulate in herbicide resistant crop. Herbicide resistant crop. अब आप 2 लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ने के बाद लिखो first transgenic plant which was used commercially. First transgenic plant which was used commercially was herbicide resistant tobacco. Was herbicide resistant tobacco. पूरी लाइन को सर्कल करो. Was herbicide resistant tobacco. This tobacco is resistant to broad spectrum chemical herbicide. It is resistant to broad spectrum chemical herbicide. Glyphosate. ये केमिकल है. Glyphosate, सर्कल करो. Glyphosate. So tobacco is resistant to this chemical. तो अगर आप इस केमिकल को फील्ड में डालोगे, जिस फील्ड में आप टोबैको को कल्टीवेट कर रहे हो, ठीक है, सो टोबैको प्लांट को हार्म नहीं होता. टोबैको प्लांट में केमिकल इक्यूमुलेट नहीं होगा. ये वाला अगली लाइन में लिखो. ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट जीन is taken from bacteria. Glyphosate resistant gene is taken from bacteria Salmonella typhimurium. Glyphosate resistant gene is taken from bacteria Salmonella typhimurium. ओके, सो यहाँ पे थर्ड ट्रांसजेनिक प्लांट ओवर है. फोर्थ ट्रांसजेनिक प्लांट पे आते हैं. अगला देखो नंबर 4, लाइसीन रिच मेज. अगला आ जाएगा लाइसीन रिच मेज. ठीक है, एक बार आप सारे ध्यान दो. जितने सीरियल्स होते हैं, व्हीट, मेज, राइस, cereals are deficient in tryptophan and lysine amino acid. And जो pulses होती हैं दालें, they are deficient in sulfur containing amino acids. और आजकल सीरियल्स में उन वेराइटीज़ को बनाया जा रहा है which are rich in lysine, which are rich in tryptophan. तो वैसी जीन्स इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, वैसी पल्सेस बनाई जा रही हैं which are rich in sulfur containing amino acids. तो मेज में 3 varieties which are rich in lysine are these 3 varieties जहाँ पे lysine ज़्यादा है. These varieties are रतन, शक्ति and third is प्रोटीना. ये 3 varieties हैं जिनको बनाया गया and these are rich in lysine.
these are rich in lysine। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मेज जो है इट इज डेफिशिएंट इन लाइसिन, जब तक मेज की ये 3 वेराइटीज का नाम नहीं है वहां पे, तब तक जो है वो रिच इन लाइसिन नहीं है। ठीक है, सो मेज जो है वो तो डेफिशिएंट ही है लाइसिन में, लेकिन मेज की ये सिर्फ 3 वेराइटीज हैं विच आर रिच इन लाइसिन। ठीक है, सो इसमें लिखो लाइसिन रिच मेज में सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन cereals are deficient in lysine and tryptophan। लाइन को अंडरलाइन कर लेना। cereals are deficient in lysine and tryptophan। नेक्स्ट लाइन में लिखो pulses are deficient in sulfur containing amino acids। इस लाइन को भी अंडरलाइन करो, pulses are deficient in sulfur containing amino acids। एक लाइन छोड़ के लिखो following varieties of maize are rich in lysine। following varieties of maize are rich in lysine, अंडरलाइन करो, following varieties of maize are rich in lysine। तीनों वेराइटीज का नाम लिखो, नंबर 1 रतन, देन शक्ति एंड प्रोटीना। रतन, शक्ति, प्रोटीना। ओके, सो यहाँ पे ट्रांजीनिक प्लांट्स में कुछ ट्रांजीनिक प्लांट्स जो आप नेक्स्ट क्लास में स्टडी करोगे, जिसमें आ जाएगा नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं। टोमेटो का जो नया वैरायटी है दैट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो का फॉर्मेशन जो है। ठीक है, सो इस वाले पार्ट को नेक्स्ट क्लास में आप स्टडी करोगे।